नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में करेंगे। साथ ही इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न मिलेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। इसीलिए साथी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जितने भी साइंस के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। और साथ ही वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इस साइंस के प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किस प्रकार के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों, प्रकाश की किरण याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों, आप प्रकाश से याद रख सकते हैं, साथ ही प्रकाश याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कौन तरंग का दोस्तों? तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगर प्रकाश का बात किया जाए तो प्रकाश दोस्तों याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश की चाल दोस्तों अगर पूछा जाए हवा या निर्वात में तो 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड बोलिएगा प्रकाश की चाल। इतने बात को दोस्तों आप प्रकाश से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों, प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो कांच में आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज दोस्तों विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए बोल सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत फ्यूज हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सभी साथी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत बल्ब में दोस्तों फिलामेंट जो होता है किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। अगर दोस्तों हम विद्युत धारा का बात करते हैं तब विद्युत धारा हो जाता है आपको अदिश राशि, और विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाए तो आप एम्पियर बोलिएगा विद्युत धारा का मात्रक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? साथ ही यह कौन भाग में होता है? तब पत्ता में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, पेड़ पौधा का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल याद रखिएगा, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक Mg होता है। परमाणु क्रमांक 12 होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और दोस्तों याद रखिएगा पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है उसमें दोस्तों छोटा छोटा जो छिद्र होता है उस छिद्र को क्या बोला जाता है? तो रंध्र बोला जाता है, या अस्टोमेटा दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है। ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। 1 किलोवाट घंटा यानी दोस्तों इसी को बोला जाता है KWH बोला जाता है। 1 KWH यानी किलोवाट घंटा, यह दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 3.6 गुना 10 पर घात 6 जूल के बराबर होते हैं। देखिए साथी कौन ऑप्शन में दिया गया है 3.6 गुना 10 पर घात 6 जूल? ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर इस प्रश्न का आप याद रखिएगा।
इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है। अगर साथी विद्युत घंटी का बात किया जाए तो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर मारिएगा। अगर विद्युत बल्ब या विद्युत फ्यूज दोस्तों पूछा जाए तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आप बोलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। अगर साथी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साइंस का वेटेज दोस्तों सबसे अधिक रहता है किसी भी एग्जाम का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अगर दोस्तों लघु पठन का बात होगा तो साथी बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे अति भारण पूछता, जो अति भारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है तो बहुत कम हो जाता। अति भारण रहता साथी तो आप कम बोलते और लघु पठन है तो आप बहुत अधिक बोलिएगा। तो विकल्प सी को आप लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में दोस्तों किया जाता है। इसका प्रयोग याद रखिएगा। अगर साथी बात किया जाए समतल दर्पण का तो चेहरा देखने में इसका प्रयोग किया जाता है साथी समतल दर्पण का। अवतल दर्पण दोस्तों याद रखिएगा इसे हजामती दर्पण के नाम से जाना जाता है। सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण लगा रहता है, ना ही साथी दाढ़ी बाल जो बनाता है उसके आगे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता। अवतल दर्पण लगा रहता। उत्तल लेंस का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आंख याद रखिएगा कौन लेंस की तरह कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस का आकृति पूछा जाए तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं उत्तल लेंस की आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों हेडलाइट पूछे तो आप अवतल दर्पण बोलिएगा। अगर साइड मिरर के रूप में पूछा जाए तो उत्तल दर्पण बोलिएगा। इतने बात को साथी आप याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों इसको क्या नाम दिया गया है, गैल्वेनीकरण नाम दिया गया है, यानी यसद लेपन भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम लोहा धातु का बात करते तो इसका प्रतीक हो जाता है Fe और इसका अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए 26 बोलिएगा। अगर जिंक का बात करते तो इसी को जस्ता नाम दिया गया है और इसका प्रतीक पूछा जाए तो जेडन बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 30 दोस्तों इसका होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। इसका रंग दोस्तों कैसा होता है, श्वेत होता है इसका रंग, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को साथी आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है कितना मिलीग्राम दोस्तों होता है। इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में 20 मिलीग्राम के आसपास आप अब बोल सकते हैं। अगर हम दोस्तों मानव रक्त का बात करते हैं, रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है तो तरल संयोजी उत्तक होता है अगर रक्त का बात किया जाए तो। और दोस्तों आप याद रखिएगा रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में कौन धातु पाया जाता है, लोहा धातु पाया जाता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 आप बोलिएगा रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
प्रश्न का था शोषण क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, कितना प्रतिशत के आसपास, तब 20% के आसपास। मनुष्य का शोषण अंग दोस्तों अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा फेफड़ा हो जाएगा साथी। और मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं मानव के हृदय में। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। दोस्तों वृक्क तो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने साथी में भी इसे शेयर कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी का था पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। दोस्तों यह क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर साथी हम निषेचन का बात करते हैं तो याद रखिएगा मादा और नर का दोस्तों मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और साथ ही आप याद रखिएगा निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है साथ ही बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन किसमें होता है, मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली में दोस्तों आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। और बाह्य निषेचन साथी किसमें, तो आप बोल सकते हैं मछली या मेढक में। और दोस्तों मेढक को जंतु जगत का उभयचर बोला जाता है। तो मादा जनन अंग और दोस्तों नर जनन अंग के मिलने की क्रिया को क्या बोला जाता है, तो निषेचन बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। उस गैस का साथी नाम है आपको H2 याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अगर दोस्तों हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो प्रतीक तो H होता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। भविष्य का ईंधन दोस्तों किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन को बोला जाता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान साथी सबसे उच्च होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया, इस 4 ऑप्शन में से साथी कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो साथी आप ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, पेट्रोल का जलना हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यह साथी कौन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्माक्षेपी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही प्रतिस्थापन इसी को एकल विस्थापन या बोला जाता है। और याद रखिए द्विविस्थापन दोस्तों इसी को बोला जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। अगला प्रश्न का था दोस्तों निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, NO2 और O2 हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कहता निम्न में कौन सही है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में कौन सही है, ऑप्शन बी सही है, Na2CO3 इंटू 10H2O। यह साथी आपको सही दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, शोषण याद रखिएगा कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पो उत्सर्जन, शोषण और चलन दिया गया। शोषण तो दोस्तों सभी जीव के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। तो ऑप्शन सी को आप तुरंत लॉक कर दीजिए, शोषण इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता मैग्नीशियम पाया जाता है, साथ ही मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का हरा रंग होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg परमाणु क्रमांक 12 बोलिएगा। अगर लाल रक्त कण का बात करते हैं तो इन्हीं को RBC बोला जाता है। RBC का जीवन काल दोस्तों 120 दिन का होता है। इसे
इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और इसका कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? पलिहा या तिल्ली को बोला जाता है। श्वेत रक्तकण दोस्तों इसको WBC बोला जाता है। इसका जीवन काल पूछा जाए तो साथी 3 से 4 दिन के आसपास होता है। इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है WBC को। कहता है वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। दोस्तों यह किसको प्रदर्शित करता है? तो यह साथी आपको प्रदर्शित करता है ओम को। तो ओम साथी प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है, ओम होता है इसका एसआई मात्रक। ओम का अगर प्रतीक पूछा जाए तो इस प्रकार बोल सकते हैं, ओम का प्रतीक होता है एम्पियर। दोस्तों यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। वोल्ट दोस्तों विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। और वाट याद रखिएगा साथी, शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति अदिश राशि के अंतर्गत आता है। कहता विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का अगर मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा साथी इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ओम होता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ओम दोस्तों किसका होता है? तो प्रतिरोध का होता है। साथ ही वोल्ट किसका होता है? विभव या विभवांतर का होता है। वाट दोस्तों किसका होता है? तो शक्ति का होता है वाट। देखिए अगला प्रश्न साथी कहता है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका सही जवाब 6 ओम हो जाएगा। याद रखिए साथी इसका सही जवाब 6 ओम के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा जाए तो आप वोल्ट बोल सकते हैं। जूल दोस्तों यह कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। आपको जूल याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक। कार्य और ऊर्जा यह अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ये दोनों दोस्तों अदिश राशि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभव का मात्रक है। साथ ही विभव का मात्रक क्या होता है? तो विभव का दोस्तों मात्रक होता है आपको वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है, जिन्हें भी से सूचित किया जाता है। कहता 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध पूछा जा रहा है तो 484 ओम आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? उस ताप का दोस्तों मान कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन दोस्तों याद रखिएगा विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक है तो विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा जाए तो आप वाट बोल सकते हैं, शक्ति का अगर मात्रक पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। साथ ही समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर ल्यूमेन लक्स एंगस्ट्रॉम। दोस्तों डायऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा जाए तो। एंगस्ट्रॉम को दोस्तों इस चिन्ह से सूचित किया जाता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर बोलिएगा। कहता मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं, कितने कोष्ठक दोस्तों पाया जाता है? तो मानव हृदय में पूछा जाए तो 4 विषम यानी 4 कोष्ठक दोस्तों पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसका प्राप्ति होता है? तो साथ ही इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही उत्तर दिया गया है? तो दोस्तों कहता प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है साथी
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली दोस्तों जंतु कोशिका में पाया जाता है। और आप याद रखिएगा, कोशिका भित्ति अगर पूछा जाए तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो साथी यह होता है आपको अर्धपारगम्य। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। अतः दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? उस क्रिया का नाम है किण्वन दोस्तों। दही और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल साथी? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाए तो C3H6O3 आप बोलिएगा, यह होता है लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? दोस्तों इसका स्रोत कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बायोगैस का प्रमुख घटक पूछा जाए तो आप मीथेन बोलिएगा साथी, मीथेन बोलिएगा। मीथेन का अणुसूत्र होता है CH4 होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए मीथेन बोलिएगा। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कोयला के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को बोला जाता है। एंथ्रासाइट में लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है। अगर मुलायम कोयला पूछा जाए बिटुमिनस बोलिएगा, भूरा कोयला पूछा जाए लिग्नाइट बोलिएगा। सबसे घटिया किस्म का कोयला दोस्तों अगर पूछा जाए तो आप पीट बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्हें साथी आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है। नाइट्रोजन गैस का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78% के आसपास। ऑक्सीजन गैस तो दोस्तों 21% के आसपास पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत हैं। इसका सही जवाब नाभिकीय संलयन हो जाएगा, साथ ही हाइड्रोजन बम। और याद रखिएगा सूर्य, ये दोनों आधारित है आपको साथी नाभिकीय संलयन पर। और दोस्तों परमाणु बम का अगर हम बात करते हैं तो परमाणु बम साथी आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथी कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। मुक्त ऊर्जा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा साथी 200 मेगावाट। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य है दोस्तों। क्या है साथी? सूर्य है। ऑप्शन सी को आप दोस्तों लॉक कीजिए। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉक्स नुमा और शोर कुकर में 304 घंटे में अंदर पानी का ताप हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? तो 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को साथी पवनों का देश बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम दोस्तों कितना होना चाहिए इसका चाल? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। विकल्प ए को लॉक कीजिए और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन का अगर उदाहरण पूछा जाए तो कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। देखिए अगला प्रश्न कहता प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। दोस्तों इसका सही जवाब
कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में लकड़ी हो जाएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट साथी 50 प्रश्न को डिस्कस करवाए। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो साथ ही आज के इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।